कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं अमेरिका के एक सुनसान रास्ते पर बने छोटे से डाइनर को, जहां देर रात भी कुछ लोग खाना खाने रुके हुए हैं। बाहर अंधेरा है, लेकिन अंदर रोज की तरह काम चल रहा है। किसी को नहीं मालूम कि इसी जगह पर जल्द समय आगे बढ़ना बंद कर देगा। रात के इसी पहर चार्ली नाम का एक आदमी अंदर आता है। शहर में लोग उसे नहीं पहचानते, मगर पुलिस उसे मिडनाइट मैंगलर के नाम से तलाश रही है। वह हाल ही में कई हत्याएं कर चुका है और फिलहाल छिपने के लिए इस डाइनर में आया है। टीवी पर उसी हत्यारे की खबर चल रही है, पर वहां मौजूद किसी शख्स को अंदाजा नहीं कि जिसकी चर्चा हो रही है वह उनके बीच बैठ चुका है। काउंटर के पास सैम और गैरी बियर पी रहे हैं। सैम उस हत्यारे को लेकर गुस्से में है और दावा करता है कि सामना होने पर वह पीछे नहीं हटेगा। पास की एक टेबल पर टाइलर और ग्वेन बैठे हैं। दोनों अपने असली जीवन साथियों से छिपकर मिलते हैं और उनकी बातचीत से साफ है कि यह रिश्ता काफी समय से चल रहा है। सबसे पीछे डेविड नाम का एक शांत आदमी अकेला बैठा फ्राइज खा रहा है। वह आसपास की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता। कुछ देर बाद तीन नशे में धुत लड़के भी अंदर आ जाते हैं। वे शोर मचाते हुए स्टाफ से बदतमीजी करने लगते हैं। रसोई में मौजूद भारी भरकम कुक बिना प्रतिक्रिया दिए अपना काम करता रहता है। पूरे डाइनर में सिर्फ एक इंसान है जिस पर चार्ली की नजर बार बार जा रही है, और वह है यहाँ काम करने वाली सोफिया। सोफिया उससे ऑर्डर पूछने आती है तो चार्ली सामान्य बातचीत के बहाने उसे रोकने की कोशिश करता है। उसके सवाल जरूरत से ज्यादा निजी होने लगते हैं। सोफिया शांति बनाए रखती है, लेकिन उसकी बेचैनी छिपती नहीं। वह ऑर्डर लेकर वहां से हट जाती है और अपनी जगह आने वाली लिव को चार्ली से सावधान रहने को कहती है। लिव के पहुंचने पर सोफिया की शिफ्ट खत्म हो जाती है। वह सामान समेटकर बाहर निकलती है। चार्ली पहले ही बाहर आ चुका है और वहीं खड़ा सिगरेट पी रहा है। सोफिया को देखते ही वह फिर बात शुरू कर देता है। पहले वह उसे सिगरेट ऑफर करता है, फिर रात के आसमान को लेकर अजीब बातें करने लगता है। सोफिया मना करके अपनी कार की तरफ बढ़ती है, मगर चार्ली भी उसके पीछे चल पड़ता है। अब सोफिया को खतरा साफ महसूस होने लगता है। वह बचाव के लिए पेपर स्प्रे निकालती है, लेकिन चार्ली बातों में उलझाकर थोड़ा समय हासिल कर लेता है। अगले ही पल वह बंदूक दिखाता है और सोफिया को अपने ट्रक में बैठने पर मजबूर कर देता है। ट्रक के अंदर सोफिया उसे समझाने की कोशिश करती है। वह बताती है कि उसकी छोटी बेटी घर पर इंतजार कर रही है। अपनी जान बचाने के लिए वह यह भी कहती है कि अगर चार्ली अभी उसे जाने दे तो अगले दिन उससे मिल सकती है। चार्ली उसकी किसी बात पर भरोसा नहीं करता। वह सोफिया पर दबाव डालता है कि वह अपनी मर्जी से उसके साथ होने की बात कहे। सोफिया मजबूरी में वैसा ही करती है, मगर इससे भी चार्ली नहीं रुकता। वह चाकू निकालकर उसकी हत्या कर देता है। इसके तुरंत बाद चार्ली को कुछ समझने का मौका भी नहीं मिलता। वह अचानक दोबारा उसी डाइनर के दरवाजे पर खड़ा है। टीवी पर वही खबर चल रही है। सैम और गैरी उसी जगह बैठे हैं। डेविड अब भी अपने फ्राइज में व्यस्त है और सोफिया जीवित उसके सामने घूम रही है। चार्ली अंदर जाकर अपनी टेबल पर बैठता है। इस बार वह सोफिया से तारीख और समय पूछता है। जवाब सुनकर उसकी घबराहट बढ़ जाती है, क्योंकि घड़ी उसी रात के उसी हिस्से पर लौट चुकी है। सोफिया उसे पहली बार देखने की बात कहती है। उसके लिए पिछली घटना कभी हुई ही नहीं। चार्ली इसे समझने के बजाय फिर सोफिया को निशाना बनाता है। उसकी शिफ्ट खत्म होने तक इंतजार करता है, बाहर उसका पीछा करता है और दोबारा उसकी जान ले लेता है, मगर नतीजा नहीं बदलता। अगले ही पल वह फिर डाइनर के दरवाजे पर पहुंच जाता है। तीसरी बार लौटने पर चार्ली का धैर्य टूट जाता है। वह सबके सामने चिल्लाकर पूछता है कि वे उसके साथ क्या कर रहे हैं। सोफिया उसकी बात नहीं समझती तो वह दावा कर देता है कि वह उसे पहले ही कई बार मार चुका है। सैम सोफिया को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। चार्ली बंदूक निकालता है, लेकिन सैम उससे तेज निकलता है और अपनी बंदूक से उसे गोली मार देता है। चार्ली मरता है, अंधेरा छा जाता है और फिर उसकी आंखें उसी दरवाजे पर खुलती हैं। अब एक बात तय है, इस जगह पर मौत भी उसे बाहर नहीं निकाल सकती। गोली लगने के बाद लौटते ही चार्ली सबसे पहले सैम को देखता है। सैम आराम से गैरी के साथ बियर पी रहा है, जैसे उसने कुछ देर पहले किसी को मारा ही ना हो। उसके पास बंदूक जरूर है, लेकिन पिछले लूप की कोई याद नहीं। चार्ली अब समझ जाता है कि हर बार सिर्फ उसकी यादें बचती हैं, बाकी सब लोग फिर अपनी पुरानी हालत में लौट जाते हैं। इस बार वह किसी से उलझने के बजाय सीधे बाहर चला जाता है। उसका इरादा डाइनर और वहां मौजूद लोगों से जितना हो सके दूर निकलने का है, मगर वह जैसे ही तय सीमा पार करता है, आसपास की दुनिया मिट जाती है। अगले पल वह फिर उसी दरवाजे पर खड़ा होता है। चार्ली दोबारा कोशिश करता है, फिर तीसरी बार, फिर कई बार। वह अलग अलग दिशा में निकलता है और अपनी गाड़ी से भी भागने की कोशिश करता है, लेकिन कोई रास्ता काम नहीं करता। हर प्रयास उसी जगह पर खत्म होता है जहां से रात शुरू हुई थी। आखिर थककर वह अंदर लौट आता है। अब उसे साफ पता है कि यह कैद सिर्फ समय की नहीं, जगह की भी है। बाहर जाने का रास्ता बंद है और मौत भी स्थायी नहीं। इस बात से डरने के बजाय चार्ली को शुरुआत में एक खतरनाक आजादी महसूस होती है। उसे लगता है कि अब उसके किसी काम का नतीजा नहीं बचेगा। लोग वापस जीवित हो जाएंगे और रात फिर शुरू हो जाएगी। वह इसी सोच के साथ दूसरों की निजी बातें जानना शुरू कर देता है। कई लूप्स तक चुपचाप सुनने के बाद उसे टाइलर और ग्वेन की सच्चाई मालूम हो जाती है। दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं, जबकि उनकी शादी अलग लोगों से हुई है। अगली बार चार्ली सीधे उनकी टेबल पर पहुंचकर उनके रिश्ते का जिक्र कर देता है। दोनों घबरा जाते हैं, क्योंकि एक अनजान आदमी ऐसी बात जानता है जिसे वे छिपाने की कोशिश कर रहे थे। चार्ली उनके जवाब से ज्यादा उनके डर का आनंद लेता है। इसके बाद वह सैम और गैरी के बारे में जुटाई बातें उनके सामने रखता है। वह पहले से जानता है कि कौन किस बात पर भड़केगा और सैम कब अपनी बंदूक निकालेगा। जिन बातचीतों को बाकी लोग पहली बार कर रहे हैं, चार्ली उन्हें कई बार सुन चुका है। हर नया लूप उसे इन लोगों पर थोड़ी और जानकारी देता है, लेकिन बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं। कुछ समय बाद उसकी दिलचस्पी फिर हिंसा की तरफ लौट जाती है। वह डाइनर में बैठी दो नर्सों में से एक का पीछा करता है और उसे अलग पाकर मार देता है। जब वह वापस आता है, दूसरी नर्स अपनी साथी को ढूंढ रही होती है। सोफिया भी उससे पूछताछ में मदद करती है। चार्ली उनके बीच बैठा रहता है, क्योंकि उसे मालूम है कि गायब हुई महिला अब लौटने वाली नहीं। इसके बाद वह टाइलर और ग्वेन को निशाना बनाता है, फिर सैम, गैरी और बाकी लोगों पर हमला करता है। उसका अंदाजा है कि शायद सभी को मारना इस लूप की कोई छिपी हुई शर्त हो। आखिरी व्यक्ति के गिरने के बाद कुछ पल के लिए डाइनर शांत हो जाता है, लेकिन चार्ली को आजादी नहीं मिलती। समय फिर पीछे जाता है और सारे लोग अपनी जगह लौट आते हैं। वह तरीका बदलता है, क्रम बदलता है और अलग अलग हथियार इस्तेमाल करता है। एक लूप में वह शवों को अपने पिकअप में भी भर देता है, मानो उन्हें इस जगह से बाहर
बाहर ले जाकर नियम तोड़ सकेगा। सीमा पार होते ही फिर वहीं झटका लगता है। गाड़ी, शव और उसके सारे प्रयास गायब हो जाते हैं। चार्ली दोबारा शुरुआत पर खड़ा मिलता है। कई बार यही दोहराने के बाद हत्या का रोमांच भी खत्म हो जाता है। जिन लोगों को देखकर पहले उसके भीतर हिंसा जागती थी, अब उनकी वही बातचीत उसे परेशान करने लगती है। सोफिया का ऑर्डर पूछना, टीवी पर वही खबर और सैम का वही गुस्सा, सब कुछ उसके लिए ऐसी आवाज बन जाता है जिसे वह बंद नहीं कर सकता। इस कैद का असर उसके शरीर पर भी पड़ रहा है। बाकी सब हर बार सामान्य हालत में लौटते हैं, मगर चार्ली की थकान बनी रहती है। उसे सोने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि रात आगे बढ़ने से पहले ही फिर शुरू हो जाती है। उसका शरीर आराम मांग रहा है और दिमाग एक ही घंटे की यादों से भरता जा रहा है। खाने से ऊब चुका चार्ली अब अंडे और बेकन मांगता है। रसोई का कुक बताता है कि इस वक्त नाश्ता नहीं मिलेगा। चार्ली खुद फ्रिज से अंडे निकालकर उसे बनाने का आदेश देता है, मगर वह आदमी साफ मना कर देता है। धमकी का भी उस पर असर नहीं पड़ता। अगले कई लूपों में चार्ली उसे हराने की कोशिश करता है। हर बार कुक उसकी चाल समझकर उसे आसानी से रोक देता है। आखिर चार्ली बंदूक का इस्तेमाल करता है और अपने लिए अंडे खुद बनाता है। खाना सामने है, लेकिन जीत जैसा कुछ महसूस नहीं होता। तभी पीछे बैठा डेविड पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ता है। वह चार्ली को ऐसे देख रहा है जैसे उसे इस कैद के बारे में पहले से सब पता हो। डेविड के बोलते ही चार्ली अपना खाना छोड़कर उसकी टेबल पर पहुंच जाता है। इतने लूप्स में यह पहला मौका है जब उस शांत आदमी ने किसी बातचीत में दिलचस्पी दिखाई है। चार्ली उससे सीधे पूछता है कि क्या वह इस जगह का नियम जानता है, क्या वह भगवान है, कोई निगरानी करने वाला है, या फिर उसी की तरह यहाँ फंसा हुआ कोई दूसरा आदमी। डेविड किसी सवाल का सीधा जवाब नहीं देता। इसके बजाय वह चार्ली की हालत पर हंसता है। वह कुछ कुख्यात हथियारों के नाम लेकर कहता है कि वे ऐसी मुश्किल में बच्चों की तरह शिकायत नहीं करते। यह तुलना चार्ली के अहंकार पर चोट करती है। वह खुद को बाकी अपराधियों से ज्यादा चालाक मानता है, इसलिए डेविड की बात को चुनौती की तरह लेता है। चार्ली अब तक लोगों को अलग अलग क्रम में मार चुका है, मगर उसने कभी सोफिया को सबसे अंत के लिए नहीं छोड़ा। उसके मन में आता है कि शायद सोफिया ही इस लूप का केंद्र है। पहली बार उसे मारने के तुरंत बाद समय पीछे गया था, इसलिए संभव है कि बाकी सबके बाद उसकी जान लेने से रात पूरी हो जाए। अगला लूप शुरू होते ही चार्ली पहले से तैयार है। वह डाइनर में मौजूद लोगों को एक एक करके निशाना बनाता है। इस बार उसका मकसद आनंद लेना नहीं, बल्कि अपनी बनाई नई शर्त को जांचना है। सैम और गैरी से लेकर टाइलर, ग्वेन और बाकी लोगों तक कोई नहीं बचता। आखिर में केवल सोफिया रह जाती है। चार्ली उसे सबसे आखिर में मार देता है और नतीजे का इंतजार करता है। कुछ पल बीतते हैं, फिर वही जाना पहचाना बदलाव आता है। सारी मेहनत मिट जाती है और वह दोबारा प्रवेश द्वार पर लौट आता है। सोफिया आखिरी कड़ी नहीं थी। डेविड का दिया इशारा भी उसे आजादी तक नहीं पहुंचा सका। हिंसा, भागना और अपनी मौत तीनों बेकार साबित हो चुके हैं। रात को चुपचाप काटने का रास्ता भी आसान नहीं, क्योंकि शहर में की गई हत्याओं के कारण पुलिस उसकी तलाश कर रही है। एक लूप में चार्ली किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता और डाइनर के भीतर बैठा रहता है। उसका इरादा केवल समय पूरा होने का इंतजार करना है। देर रात 2 अधिकारी वहां पहुंचते हैं। अब तक पुलिस उसकी पहचान कर चुकी है और वे उसे हिरासत में लेकर बाहर ले जाने लगते हैं। चार्ली विरोध करता है, क्योंकि वह जानता है कि सीमा पार होते ही क्या होगा। अधिकारी उसकी बात नहीं मानते। बाहर कदम पड़ते ही रात फिर शुरुआत पर लौट जाती है। अब चार्ली के पास कोई व्यावहारिक रास्ता नहीं बचा। वह बाहर भाग नहीं सकता, पुलिस से बचकर सुबह तक नहीं बैठ सकता और किसी को मारकर भी लूप नहीं तोड़ सकता। नींद की कमी से उसकी हालत लगातार बिगड़ रही है। हर नया लूप बाकी लोगों के लिए ताजा शुरुआत है, मगर चार्ली अपने साथ पिछले सभी प्रयासों की थकान लेकर आता है। इसी दौरान उसकी नजर एक बदलाव पर पड़ती है। डाइनर में एक पादरी बैठा है जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। इतने लूप्स के बाद चार्ली यहाँ मौजूद हर चेहरे को पहचानता है, इसलिए इस नए व्यक्ति की मौजूदगी साधारण नहीं लगती। वह तुरंत उसके पास जाकर अपनी पूरी परेशानी बताता है। चार्ली मानता है कि उसने कई लोगों की जान ली है और इस जगह पर भी बार बार वही करता रहा है। पादरी उसकी बात सुनकर कहता है कि बाहर निकलने का रास्ता किसी नई हत्या में नहीं मिलेगा। अगर चार्ली सच में मुक्ति चाहता है तो उसे अपने के पर पछताना होगा, माफी मांगनी होगी और दूसरों के साथ अपना व्यवहार बदलना होगा। चार्ली इस सलाह को भी एक और प्रयोग की तरह देखता है। अब तक वह हिंसा के हर तरीके को आजमा चुका है, इसलिए इस बार शांति चुनने में उसका कोई नुकसान नहीं। समय दोबारा पीछे जाता है और वह उसी दरवाजे से अंदर आता है, मगर अब उसका तरीका पूरी तरह अलग है। वह सैम और गैरी के पास बैठकर सामान्य बातचीत करता है। फिर वह दोनों नर्सों के पास जाकर उनके काम के लिए धन्यवाद कहता है और उनके खाने का बिल चुकाने की पेशकश करता है। उसकी आवाज में पहली बार धमकी नहीं है, इसलिए वे भी उससे सहज होकर बात करती हैं। इसके बाद चार्ली टाइलर और ग्वेन के पास जाता है। वह उनके छिपे रिश्ते की जानकारी देकर उन्हें डराता नहीं, बल्कि अपने फैसले पर दोबारा सोचने को कहता है। चार्ली बताता है कि उसके पिता शराब पीते थे, उसकी माँ के साथ मारपीट करते थे और दूसरे रिश्तों में भी शामिल थे। उसी सुबह उसके पिता ने उसकी माँ को मार डाला था। इसके बाद चार्ली का गुस्सा बेकाबू हुआ और उसने लोगों की जान लेनी शुरू कर दी। पहली बार वह अपने अपराधों को ताकत की तरह पेश नहीं करता। वह स्वीकार करता है कि उसके साथ जो हुआ उससे उसे दूसरों को मारने का अधिकार नहीं मिला। टाइलर और ग्वेन चुप होकर उसकी बात सुनते हैं। अब डाइनर में लोग उससे दूर नहीं भाग रहे। जैसे ही उसका व्यवहार बदलता है, उनके जवाब भी बदलने लगते हैं। आखिर चार्ली सोफिया के पास जाता है। वह उससे सम्मान से बात करता है और उसके काम के दौरान होने वाली बदतमीजी के लिए माफी मांगता है। सोफिया इस बदले हुए आदमी के साथ सहज महसूस करती है। शिफ्ट खत्म होने के बाद वह खुद चार्ली के पास आती है और उसके साथ कुछ समय बिताने की इच्छा जताती है। चार्ली को यकीन होने लगता है कि पादरी सही था। शायद इस बार रात सचमुच आगे बढ़ जाएगी। सोफिया उसके पिकअप में बैठती है और कुछ पलों के लिए चार्ली के सामने वही मौका फिर मौजूद है जिसने पहली हत्या को जन्म दिया था। सोफिया अपनी मर्जी से चार्ली के पिकअप में बैठी है। इस बार न बंदूक निकली, न कोई धमकी दी गई। पूरे लूप में चार्ली ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और अब उसे विश्वास है कि वह परीक्षा पार कर चुका है। मगर सोफिया के पास बैठते ही उसका पुराना रूप फिर जाग जाता है। वह चाकू निकालता है और उसकी जान ले लेता है। सोफिया के गिरते ही आसपास की दुनिया टूटने लगती है, लेकिन इस बार चार्ली डाइनर के दरवाजे पर नहीं लौटता। होश आने पर वह खुद को एक कमरे में कुर्सी से बंधा पाता है। उसकी हालत पहले से बहुत खराब है। शरीर कमजोर हो चुका है, चेहरा थकान से भरा है और उसे समझ नहीं
नहीं आता कि इनमें से कौन सी जगह असली है। उसके सामने वही व्यक्ति खड़ा है जो पिछले लूप में पादरी बनकर आया था। यहाँ उसका नाम डॉक्टर लोवाटो है। उसके साथ डॉक्टर बेथ स्टीफन्स मौजूद हैं, जो इस पूरे संस्थान और उसके प्रयोग की प्रमुख हैं। चार्ली उनसे पूछता है कि डायनर कहाँ गया और वे लोग उसके साथ क्या कर रहे हैं। डॉक्टर उसे बताते हैं कि वह किसी असली समय के लूप में नहीं फंसा था। जिस रात को वह लगातार जी रहा था वह न्यूरोस्केप नाम के एक प्रयोग द्वारा तैयार की गई आर्टिफिशियल दुनिया थी। यह तकनीक सीधे अपराधी के दिमाग से जुड़कर उसके लिए ऐसी जगह बनाती है जो पूरी तरह असली महसूस होती है। डायनर, उसका 1 घंटा और हर बार होने वाली वापसी सब इसी सिस्टम का हिस्सा थे। चार्ली को वहां इसलिए भेजा गया क्योंकि वह असल दुनिया में हत्याएं कर चुका है। न्यूरोस्केप का दावा है कि अपराधियों को उनके हिंसक व्यवहार का सामना बार बार कराया जा सकता है। हर वापसी में उनकी यादें बची रहती हैं, जबकि उनके आसपास के लोग फिर अपनी तय जगह पर पहुंच जाते हैं। शरीर अस्पताल में रहता है, लेकिन दिमाग उस आर्टिफिशियल रात को असली मानकर उसका पूरा दर्द झेलता है। अब उन छोटी गड़बड़ियों का मतलब भी साफ होने लगता है जिन्हें चार्ली समझ नहीं पाया था। सोफिया का चेहरा उसे लगातार अपनी तरफ खींचता रहा। पादरी अचानक प्रकट हुआ और डेविड बाकी लोगों से अलग व्यवहार करता था। ये सब किसी रहस्यमयी शक्ति के संकेत नहीं, बल्कि प्रयोग के अलग अलग हिस्से थे। तभी सोफिया भी कमरे में आती है। चार्ली उसे देखकर घबरा जाता है, क्योंकि कुछ पल पहले उसने उसी की हत्या की थी। मगर असल दुनिया में सोफिया डायनर की कर्मचारी नहीं, संस्थान से जुड़ी मनोचिकित्सक है। आर्टिफिशियल दुनिया में उसकी मौजूदगी चार्ली की मानसिक प्रतिक्रिया को समझने और उसके व्यवहार में बदलाव जांचने के लिए इस्तेमाल हुई थी। डॉक्टर स्टीफन्स उससे कहती हैं कि कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उसने सहमति दी थी। उसे यह उम्मीद दिलाई गई थी कि सहयोग करने और सुधार दिखाने पर वह मौत की सजा से बच सकता है। चार्ली अब जानना चाहता है कि क्या उसका प्रयोग पूरा हो चुका है। आखिर उसने एक पूरे लूप में लोगों से सम्मान से बात की, हिंसा रोकने की कोशिश की और अपने अपराध स्वीकार किए। लेकिन उसकी आखिरी हरकत ने सारी सच्चाई सामने रख दी। उसने अच्छा व्यवहार इसलिए नहीं चुना था कि उसे अपने किए का पछतावा था। वह सिर्फ बाहर निकलने का सही तरीका ढूंढ रहा था। जैसे ही उसे लगा कि उद्देश्य पूरा हो गया है, उसने सोफिया को फिर मार दिया। डॉक्टरों के लिए यह सबूत है कि उसके भीतर स्थायी बदलाव नहीं आया। चार्ली विरोध करता है। उसके लिए वे अनगिनत लूप्स असली थे। उसने दर्द महसूस किया, गोली लगने पर मौत झेली और लंबे समय तक बिना सोए उसी रात में बंद रहा। डॉक्टरों के लिए बाहर बहुत कम समय गुजरा होगा, मगर चार्ली के दिमाग ने हर वापसी को अलग अनुभव की तरह जमा किया है। अब वह स्वयं तय नहीं कर पा रहा कि सामने खड़े लोग असली हैं या किसी नए लूप के पात्र। उसे कुर्सी से खोलकर कमरे से बाहर ले जाया जाता है। रास्ते में चार्ली की नजर एक परिचित चेहरे पर पड़ती है। दूसरी ओर डेविड मौजूद है, वही शांत आदमी जो डायनर के सबसे पीछे बैठता था और बाकी लोगों से ज्यादा जानता दिखाई देता था। यहाँ वह किसी रहस्यमयी गार्डियन की तरह नहीं, न्यूरोस्केप में बंद एक अन्य अपराधी के रूप में दिखाई देता है। उधर डॉक्टर स्टीफन्स न्यूरोस्केप की सफलता दुनिया के सामने रखने की तैयारी कर रही है। चार्ली को वापस उसके कमरे में बंद कर दिया जाता है। दूसरी ओर डॉक्टर बेथ स्टीफन्स अपने प्रयोग को दुनिया के सामने पेश करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती है। पत्रकारों को बताया जाता है कि यह तकनीक खतरनाक अपराधियों के दिमाग के लिए पूरी तरह असली महसूस होने वाली दुनिया बना सकती है। बाहर कुछ घंटे गुजरते हैं, जबकि अंदर बंद व्यक्ति एक ही घटना को अनगिनत बार जी सकता है। स्टीफन्स चार्ली को अपने कार्यक्रम का बड़ा उदाहरण बताती हैं। वह मिडनाइट मैंगलर के नाम से जाना जाने वाला हत्यारा है और उसे सामान्य सजा देने के बजाय न्यूरोस्केप में भेजा गया ताकि वह सुधर जाए, लेकिन उसने फिर भी हिंसा करना नहीं छोड़ा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पत्रकार पूछते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को समय का अंदाजा ही न रहे और उसका दिमाग सच तथा आर्टिफिशियल दुनिया में फर्क करना भूल जाए तो इसे इलाज कैसे कहा जा सकता है। एक और सवाल उसकी सहमति को लेकर उठता है। चार्ली ने कार्यक्रम में शामिल होना स्वीकार जरूर किया था, लेकिन उसे उम्मीद दी गई थी कि सुधार दिखाने पर सजा कम हो सकती है। डॉक्टर स्टीफन्स जवाब देती हैं कि सभी कानूनी कागज पूरे किए गए हैं और चार्ली ने अपनी इच्छा से अनुमति दी थी। उनके अनुसार न्यूरोस्केप केवल सजा देने का साधन नहीं, बल्कि अपराधी व्यवहार बदलने का तरीका है। अगर कोई व्यक्ति भीतर अपने अपराधों का सामना करके सच में बदल जाए तो भविष्य में उसे समाज के लिए सुरक्षित बनाया जा सकता है। मगर चार्ली के मामले में डॉक्टरों का फैसला अलग है। वह एक लूप के दौरान विनम्र जरूर बना था, फिर भी मौका मिलते ही उसने सोफिया को दोबारा मार दिया। इससे डॉक्टरों को पता चल गया कि उसका शांत व्यवहार पछतावे से नहीं, बाहर निकलने की योजना से आया था। चार्ली को छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। उधर चार्ली अपने कमरे में जागते रहने की कोशिश कर रहा है। कुछ समय बाद सोफिया कमरे में आती है। वह बार बार कहता है कि उसे वहां वापस नहीं जाना। सोफिया इंजेक्शन तैयार करती है। चार्ली विरोध करता है, मगर उसे पकड़ लिया जाता है। दवा उसके शरीर में जाते ही उसकी ताकत कम होने लगती है। आवाजें दूर होती जाती हैं। कुछ पलों की खामोशी के बाद चार्ली फिर उसी डायनर में है और शायद वह इस एंडलेस टाइम लूप में हमेशा के लिए फंस गया है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना